Hello friends, welcome to Clear UPSC PCS. Here I am back with the Indian Express newspaper and editorial analysis of 29th of October 2020. So guys, कल जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उसका आंसर बी था। कल वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं क्वेश्चन क्या था। आज मैं आपको अभी बाद में एक क्वेश्चन दे दूंगा, तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताएंगे। उससे ये क्या होगा कि जब आप सर्च करके कोई चीज़ देखते हैं और ख़ुद पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा याद रहता है। तो आज मैंने कोई क्वेश्चन लिया नहीं है, बीच में मैं आपको कोई एक ऐसा क्वेश्चन दे दूंगा जो आपको बताना होगा। हो सकता है वो मैंने पहले आपको बताया हुआ हो, तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं जिनसे आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी मिलती है। और यूपीएससी और पीसीएस का भी लेवल एकदम कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे ही बनता जा रहा है। सो दैट इज़ द थिंग। नाउ लेट्स स्टार्ट। दिस इज द फ्रंट पेज। नाउ फर्स्ट न्यूज़ दैट इंडिया स्लैम्स टर्की पाक फॉर अटैक ऑन मैक्रोन। तो हुआ क्या है कि टर्की है और जो पाकिस्तान है, तो फ्रांस में क्या हो रहा था कि मैक्रोन जो हैं उन्होंने क्या किया था कि फ्रीडम और लोग जो फ्रेंच पीपल हैं उनके राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी कुछ एक्शन लिया था। ठीक है, मतलब कि वो उसको डिफेंड कर रहे थे। जो जो फ्रेंच पीपल हैं उनके राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे वो क्या कर रहे थे, डिफेंड कर रहे थे। तो उस पर पाकिस्तान और टर्की ने टारगेट किया है। ठीक है, न्यू दिल्ली जॉइंट मेजर यूरोपियन कंट्रीज इन कंडेमिंग द पर्सनल अटैक अगेंस्ट द फ्रेंच प्रेसिडेंट। और तो इंडिया ने फ्रांस का सपोर्ट किया है। सो दैट इज़ द थिंग। नाउ द सेकेंड न्यूज़ आइटम इज लिटिल कोविड इफेक्ट एज ओवर 54% कम आउट टू वोट इन बिहार फेज 1। तो बिहार फेज 1 का इलेक्शन चल रहा है। तो इस न्यूज़ में ये दिया गया है कि कोविड का इम्पैक्ट मतलब उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला, बहुत कम ही देखने को मिला, क्योंकि 54% वोटिंग बिहार में हुई है। ठीक है, सो दैट इज़ द थिंग। इससे आप एक चीज़ ये भी समझ सकते हैं कि सॉरी, तो कि कोविड का जो फियर है लोगों में कम होता जा रहा है, लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। बट दैट्स नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज हो सकता है अगर कोविड फिर से उसी पेस में आ जाएगा तब लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। लोगों को प्रिकॉशंस लेना चाहिए। सो दैट इज़ द थिंग, ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी जो डेटा है उन पे कोई जानने की ज़रूरत नहीं है आपको। दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। पार्लियामेंट पैनल वांटेड टू विजिट लेह, डिफेंस सेज नॉट एडवाइजेबल। तो लेह के बारे में आप लेह का मैप देख लीजिएगा, लेह कहाँ लाई करता है। फंड डिवीजन एनआईए रेड एक्टिविटी जर्नलिस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर ट्रिगर्ड आउटरीच। तो फंड डाइवर्जन का थोड़ा सा इशू था जम्मू एंड कश्मीर में, एनआईए ने एक्शन लिया। एनआईए के बारे में हम देख लेते हैं। तो एनआईए क्या है कि एनआईए एक सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो ऑफेंसेस, जो सीरियस ऑफेंसेस होते हैं उन पे ये एक्शन लेती है। अब एनआईए में क्या है कि एनआईए किसी भी स्टेट में जा कर के किसी भी प्रॉपर्टी को विदाउट स्टेट और उस एरिया के पुलिस से कंसेंट लिए ही एनआईए किसी भी प्रॉपर्टी को सील कर सकती है, किसी भी आदमी को अरेस्ट कर सकती है। सो दैट इज़ द थिंग। और इसीलिए कहा जाता है कि एनआईए सेंटर का पपेट है, कि सेंटर चाहे तो जिसको भी अरेस्ट करवा सकता है। दैट्स नॉट कम्प्लीटली ट्रू, हमेशा ऐसा नहीं होता है, बट इन सर्टेन केसेस इट मे बी हैपन। सो दैट इज़ द थिंग। नाउ लेट्स मूव फर्दर, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है। पावर टसल एंड ड्यू एंड्स विद प्रेसिडेंट सस्पेंडिंग। तो वीसी त्यागी जी को सस्पेंड कर दिया गया है। पावर टसल चल रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जान लीजिए। दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। केजरीवाल एक्विटेड इन डिफेमेशन केस। तो केजरीवाल जी को डिफेमेशन केस में कर दिया गया। अब डिफेमेशन आई थिंक आर्टिकल आई एम नॉट प्रेटी श्योर दैट व्हाट इज़ द आर्टिकल ऑफ डिफेमेशन। तो इसमें देख लीजिएगा, डिफेमेशन में क्या होता है कि अगर आपने किसी को हेट स्पीच दी है, वीडियो के थ्रू किसी को हेट किया है,
तो वो डिफेमेशन मतलब मानहानि जो हिंदी में कहते हैं, उसका केस आप पे लगाया जा सकता है। हाँ, आपके लिए क्वेश्चन यही है कि डिफेमेशन किस आर्टिकल के अंडर में आता है, ये आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। दिया भी हुआ है शायद। केजरीवाल was summoned as accused by court in 2016 on a criminal defamation complaint filed against him by बिदूरी अंडर आईपीसी सेक्शन 500। तो आईपीसी इंडियन पीनल कोड जो है उसके सेक्शन 500 में आता है। सो दैट्स नॉट इन आर्टिकल, आईपीसी के सेक्शन 500 में आता है। आप डिफेमेशन के बारे में, इसकी पेनल्टीज क्या होती हैं, क्या पेनल्टी इसमें लगती है और इसकी कंडीशन क्या होती है, उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आप चाहें तो। एंड अगर आप नहीं चाहते, इट्स अप टू यू। अगर आप एक्टिविटी करते हैं दैट्स बेनिफिशियल फॉर यू, एंड इफ़ यू आर नॉट डूइंग द एक्टिविटी दैट्स मोर बेनिफिशियल फॉर यू। बिकॉज अगर आप एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए आप डिफेमेशन के बारे में कमेंट नहीं करें, इट मीन्स यू नो ऑल द थिंग्स अबाउट डिफेमेशन, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। लेट्स मूव फर्दर। डिसीजन दिस पेज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। लॉकडाउन ऑन टॉप ऑफ फ्लड वो थ्रेटन टू ड्रॉप जेडी इन मुजफ्फरपुर। तो वो फ्लड आ गया है मुजफ्फरपुर में, ये आते रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप और देखेंगे कि ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि ये न्यूज़पेपर सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को कवर करते हैं। आप न्यूज़ चैनल्स को देख लीजिए, न्यूज़ चैनल की जो न्यूज़ होती हैं, अगर आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एस्पिरेंट हैं तो आपको न्यूज़ देखनी नहीं चाहिए। मैं तो मानता हूँ आपको राज्यसभा टीवी का बिग पिक्चर देखना चाहिए, जो मैं देखता हूँ। लेकिन उसमें भी पहले आप टॉपिक उसको देख सकते हैं किस चीज़ पे है। अगर किसी पॉलिटिक्स पे है तो आपको नहीं देखना चाहिए। अगर जैसा भी 2+2 डायलॉग चल रहा है, अगर इसके ऊपर कोई डिबेट होती है, वहाँ पे एक हेल्दी डिबेट होती है। वहाँ पे ये नहीं होता कि एक आदमी बोल रहा है तो दूसरा भी उसी के साथ बोलने लगे, समझ में ना आए। और वहाँ पे एजुकेटेड डिप्लोमेट्स बैठते हैं, अंगूठा छाप वाले पॉलिटिशियन नहीं बैठते। तो दैट इज़ द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो आपको टीवी न्यूज़ जो आते हैं नहीं देखने चाहिए आपको। राज्यसभा टीवी अगर आप देख सकते हैं तो दैट्स गुड फॉर यू। एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट आपको वो देखना भी चाहिए। सियासी स्लेम्स एनआईसी might for evasive reply on Aarogya Setu app issued. That is the big thing that you need to understand, guys. नेशनल सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है सीआईसी का, मतलब एनआईसी का नेशनल इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, और ये है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो ये तीनों का इसका फुल फॉर्म हो गया। अब इशू क्या है कि आरोग्य सेतु ऐप हम सब ने क्या किया है, अपने फ़ोन में रख लिया है। गवर्नमेंट ने भी उसके लिए बोल दिया कि सबको रखना है, मैंडेटरी कर दिया कि अगर नहीं होगा तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। आई हैव फेस्ड वन इशू एंड आई एम विजिटिंग इन अ गवर्नमेंट ऑफिस, तो वहाँ पे ये था भी आरोग्य सेतु ऐप आप में नहीं है। तो दैट्स नॉट मीन कि मेरे पास था नहीं, आई फॉरगेट दैट फोन इन विच आई हैड द आरोग्य सेतु। तो दैट इज़ द हर्डल दैट वी फेस्ड कि हमको आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना ही करना है, रखना ही रखना है। अब क्या हुआ है कि सीआईसी ने एनआईसी से पूछा कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसको बनाया किसने, इसकी कंपनी क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर करता है, कैसे शेयर करता है। तो आप देखेंगे कि ऐप में भी दिखाता है कि एनआईसी ने इसको बनाया है। एनआईसी के पास इसका कोई डेटा नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इस ऐप को किसने बनाया है। मैं आपको दिखाता हूँ। एनआईसी टू एक्सप्लेन हाउ, मतलब सीआईसी ने पूछा NIC to explain how they do not have any information about the creation of app। तो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ने कहा है कि NIC के पास ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके पास ऐप को क्रिएट कैसे किया, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। When in आरोग्य सेतु website it mentioned that the platform are designed, developed and hosted by it। तो जबकि ऐप में भी मेंशन है कि क्या हुआ है कि एनआईसी ने इसको बनाया है, लेकिन एनआईसी के पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसको बनाया कैसे गया है। दैट इज़ द स्कैम दैट वी आर फेसिंग इन आवर प्रेजेंट गवर्नमेंट। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट, बट दिस इज़ अ थिंग कि आप क्या कर रहे हो कि पूरी जो इंडिया की पब्लिक है सारे आरोग्य से तो आप लेके घूम रहे हैं और आप उसको कंपेल भी कर रहे हो, उसको मैंडेटरी भी कर रहे हो, लेकिन जो बनाने वाली कंपनी है उसको क्रिएशन का मैकेनिज्म नहीं पता, कैसे डेटा से वो नहीं पता। आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको समझना जरूरी है। सीआईसी हैज पास द इंटरिम ऑर्डर एंड कंप्लेंट। तो आरटीआई एक फाइल की गई, तो इसमें ये देखिए
None of CPIO are able to explain anything regarding who created the app, where the file are, and the same is extremely preposterous. The CIC pointed out, CIC ने कहा कि ना तो किसी भी CPIO के पास इस पे क्या है कि इंफॉर्मेशन नहीं है कि ऐप को कैसे बनाया गया है। दैट इज़ द थिंग। तो ये चीज़ें होती हैं, आप देख सकते हैं कि पूरी पब्लिक जो है सब लोग ऐप लेके घूम रहे हैं, बट जिसने बनाया है उसको पता नहीं है कि कैसे बना है। दैट इज़ द थिंग। इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू टू गाइज, जिनका भी सिलेक्शन होता है बाद में जाकर के ये चीज़ें हमें ठीक करनी है। हाउस पैनल ऑन पर्सनल बिल डेटा सीक्स रेवेन्यू मॉडल इन्फो फ्रॉम ट्विटर, अमेजन रेजेस जियो टैगिंग एरर। तो अभी पर्सनल डेटा बिल आया है, उसमें क्या है कि अगर इंडिया का डेटा है, इंडिया में कोई चीज़ ट्रेड हो रहा है तो वो बाहर स्टोर नहीं होगा। अगर होगा भी तो अगर बाहर स्टोर हो रहा है तो उसकी एक कॉपी यहाँ पे भी स्टोर होनी चाहिए, यहाँ पे एक कॉपी उसकी स्टोर होगी। सो दैट इज़ द थिंग। तो अभी क्या हुआ कि रिवेन्यू मॉडल की यूज़ किया जा रहा है कि जैसे मान लीजिए ट्विटर है, तो ट्विटर इंडिया में कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है उसकी बैलेंस शीट इसको देनी पड़ेगी। और क्या किया था कि ट्विटर में क्या हुआ था कि ट्विटर ने जम्मू एंड कश्मीर को चाइना का पार्ट दिखा दिया था। तो जियो टैगिंग एरर जो है वो जो ट्विटर ने किया था, तो इसको सही किया गया है, उन्हें अपोलोजाइज़ किया है, बट ओरली अपोलोजाइज़ है। और आप किसी भी कंट्री की सॉवरेंटी को ऐसे थ्रेटन कर रहे हो कि आप जम्मू एंड कश्मीर को चाइना में दिखा दे रहे हो, तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। So okay guys, let's move further. Congress claim changes Garden Article 370। तो 370 के लिए कांग्रेस खड़ी हुई है कि गलत हुआ है। तो दैट इज अ पॉलिटिकल थिंग, लोगों को समझ नहीं आती है। चाइना स्लैम्स यूएस ओल्ड लाइज, एक्सपोज आइडियोलॉजी बायस कोल्ड वार मेंटालिटी। तो अभी 2+2 डायलॉग के बाद चाइना ने क्या कहा है। चाइना ने कहा रिपीटेड ओल्ड लाइज अटैक एंड मेड एलिगेशन अगेंस्ट चाइना। तो उन्होंने कहा कि एलिगेशन अगेंस्ट चाइना लगाई गई जो कि वायलेट करता है इंटरनेशनल रिलेशन को और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिप्लोमेसी को, इन दोनों को वायलेट करता है, ये चाइना कह रहा है। इंस्टिगेटेड चाइना रिलेशन विद अदर कंट्रीज इन द रीजन। तो उन्होंने कहा कि चाइना के जो रिलेशन है अदर कंट्रीज के साथ भी वो डिमिनिश करने की कोशिश की जा रही है। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी पर्पस टू यूएस इज मेंट टू स्टेप अप कन्फर्मेशन। तो अभी क्या है कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी पे मतलब यूएस चाह रहा है कि इंडिया की डिप्लोमेसी हो इंडो पैसिफिक पे। तो उसके लिए चाइना बोल रहा है कि यूएस चाहता है कि वो इंडिया को इंडो पैसिफिक पे डोमिनेशन दे और उसके बाद खुद उस पर एक मतलब स्ट्रेटेजिक जो कवरेज है वो बना के रखे। यूएस अपनी हेजमोनी इस्टेब्लिश करना चाहता है, सही भी है। यूएस वांट टू इस्टेब्लिश, वी कांट से यूएस वांट टू इस्टेब्लिश देयर हेजमोनी, उसकी आइडियोलॉजी लेकिन ये रही है, बट वो ये चाहता है कि चाइना का डोमिनेंस उस पर ना रहे, इंडिया का रहे, क्योंकि इंडिया उसका एक अच्छा फ्रेंड है। अब चाइना कह रहा है कि ऐसी सॉफ्ट पावर का यूज करके, क्वाड का यूज करके, 2+2 डायलॉग का यूज करके चाइना को जो काउंटर करने की कोशिश की जा रही है, ये कोल्ड वार का वेगिन करना चाहता है यूएस। दैट्स द थिंग। चाइना एंड इंडिया हैव द विजडम एंड एबिलिटी टू हैंडल देयर डिफरेंसेस। तो चाइना अब क्या कह रहा है, चाइना इससे डर गया है, इससे ये समझ में आता है। चाइना कह रहा है कि किसी थर्ड पार्टी को इन्फ्लुएंस उसमें आने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया और चाइना दोनों के पास एबिलिटी है कि वो कोई भी डिफरेंसेस को प्रॉपर हैंडल कर सके। देयर इज नो स्पेस फॉर थर्ड पार्टी इंटरवेन। तो थर्ड पार्टी का इंटरवेन करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अब इससे ये साबित होता है, ये प्रूफ होता है कि इंडिया यूएस की 2+2 डायलॉग से हम ये नहीं कह सकते कि यूएस डर गया है, लेकिन यूएस को थोड़ा सा इम्पैक्ट तो पड़ा ही है, जिससे वो कह रहा है कि इंडिया अभी तक तो वो इंडिया के अगेंस्ट ट्रूप्स ला के डिप्लॉय कर रहा था, लेकिन अब वो कह रहा है कि इंडिया और चाइना के पास पावर है कि दोनों हैंडल कर सकते हैं। दैट इज़ द थिंग। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो किसी भी कंट्री को काउंटर करने में हेल्प कर। डैशबोर्ड टू मॉनिटर एयर क्वालिटी फॉर इंडियन सिटीज़। तो एक डैशबोर्ड इस्टेब्लिश किया गया है जिससे नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को मॉनिटर किया जाएगा। अब हमें ये देखना है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में मैंने आपको बताया था कि 8 पॉल्यूटेंट होते हैं, लेकिन नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो पॉल्यूटेंट होते हैं वो होते हैं 12। तो 12 में क्या होता है, 8 जो होंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स होंगे और 4 अदर हो जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ। नेशनल एम्बिएंट CPCB करती है,
CPCB वो स्टैंडर्ड सेट करती है इसके लिए। सेंट्रल NAQS और नोटिफाइड CPCB ने 2009, तो 2009 में इंडियन नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स बना था। पोल्यूटेंट देख लीजिए, SO2, NO2, PM10, PM2.5, O3, लेड जो जिसको PB बोलते हैं, CO, NH3, बेंजीन, बेंजो, पायरीन, आर्सेनिक, निकिल। ये याद रखिएगा, बेंजीन, बेंजो, पायरीन, आर्सेनिक, निकिल, ये सारी चीज़ें भी नई इसमें ऐड होती हैं नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स में। याद रखिएगा, UPSC पूछ सकता है, डायरेक्टली पूछ सकता है। मिजोरम रिपोर्ट इस फर्स्ट कोविड फैटले, तो अभी ऐसा ही मतलब मिजोरम में अभी तक कोई भी डेथ नहीं हुई थी, लेकिन अभी उसकी फर्स्ट डेथ हो गई है। तो दैट इज द थिंग, कोविड की वजह से। ये 2 एडिटोरियल हैं, बहुत ही अच्छे एडिटोरियल हैं, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन इससे मिलेगी। एक US के ऊपर है कि US के इलेक्शन के इम्पैक्ट के ऊपर, और 2+2 डायलॉग के बारे में शायद कुछ दिया गया है। सेकंड है कि DU की जो कट ऑफ जा रही है एजुकेशन सिस्टम के ऊपर है, कि एजुकेशन सिस्टम कैसे हमारा सही चलेगा अगर ऐसे होता रहा तो ये 2 एडिटोरियल हैं। एडिटोरियल, यस, दीज आर द एडिटोरियल्स। तो इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। JNK रियलिटी में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे इसके सेंट्रल थीम। मिरर ऑफ भीमा कोरेगांव। तो भीमा कोरेगांव में क्या होता है कि पेशवा जो पेशवा थे और जो महादलित से उस समय, उन दोनों के बीच में 1818 में युद्ध हुआ था। तो उस युद्ध में क्या हुआ था कि पहले तो जो पेशवा थे उनका डोमिनेंस रहता था, और जो दलित से उनको डिस्क्रिमिनेट समझा जाता, मतलब जैसे कि SC/ST को उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, अभी भी कहीं कहीं होता है, वैसे उनके साथ किया जाता था। 1818 में बैटल हुई पेशवा और महादलित के बीच में। उसमें क्या हुआ कि महादलित सारे एकजुट हो गए और उन्होंने क्या किया, पेशवा को हरा दिया। एंग्लो मराठा वार के 3rd फेज का है ये, मतलब 3rd बैटल में वन ऑफ द बैटल, एक बैटल ये भी आती है। सो दैट इज द थिंग, उसमें दलित जीत गए थे। इसमें ये कहा जाता है कि ये जो जीत थी ये विक्ट्री थी अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द दलित। तो दलित के डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट ये विक्ट्री थी। दैट इज द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। भीमा कोरेगांव इंपॉर्टेंट था। अभी शायद इसकी 121 नहीं, ऐसा कुछ ओके एनिवर्सरी हुई थी, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। भीमा कोरेगांव पर इंपॉर्टेंट है। असर सर्वे, इन कोविड ईयर मोर किड्स इन गवर्नमेंट स्कूल मे नॉट इनरोल्ड। तो कोविड की वजह से क्या हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने स्कूल में एडमिशन ही नहीं लिया, उन्हें लगा कि पढ़ाई तो हो नहीं रही है तो हम घर पे ही बैठेंगे। ये असर का सर्वे है, तो मैं आपको असर के बारे में बता देता हूँ। असर इज एनुअल सर्वे दैट एम्स टू प्रोवाइड ए रिलायबल एस्टिमेट ऑफ चिल्ड्रन एनरोलमेंट एंड बेसिक लर्निंग लेवल फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन इंडिया। सारे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट जो हैं इंडिया के, याद रखिएगा डिस्ट्रिक्ट और स्टेट दोनों आते हैं इसमें। तो वो एनरोलमेंट और बेसिक लर्निंग लेवल को दोनों को क्या करता है, एस्टिमेशन देता है। असर हैज़ कंडक्टेड, मतलब हर साल होता है, ऑल रूरल, मतलब 2005 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये चल रहा है, और सारे रूरल डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। इट इज़ अ लार्ज सिटीजन लेड सर्वे इंडिया। तो ये बड़ा सिटीजन लेड सर्वे है इंडिया का। इट इज ऑल्सो द ओनली एनुअल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन चिल्ड्रन लर्निंग आउटकम अवेलेबल इन इंडिया टुडे। तो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा कि ये एक अकेला एनुअल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जो चिल्ड्रन लर्निंग आउटकम को लेके आता है। याद रखिएगा, UPSC ओनली देगा, तो लोग कहते हैं ओनली जिसमें रहता है वो गलत रहता है, ऐसा नहीं है। ओनली देगा तब भी से वो सही हो सकता है। So that is the thing. Unlike most other large scale learning assessment, असर is household based rather than school based survey. तो असर जो है वो, ये भी यहाँ पे भी UPSC आपको बता सकता है कि असर स्कूल बेस्ड सर्वे नहीं है। असर जो है हाउस होल्ड बेस्ड सर्वे है। हाउस मतलब घर घर जा करके वो एनरोलमेंट रेशियो को चेक किया जाता है, स्टैटिस्टिकल मेथड से बाद में निकाला जाता है कितने लोग एनरोल हुए हैं, कितने लोग एनरोल नहीं हुए हैं। द डिजाइन इनेबल ऑल चिल्ड्रन टू बी इंक्लूडेड दोज हु नेवर बैक टू स्कूल। तो जो कभी स्कूल नहीं गए उनको भी कंसिडर किया जाता है। आर हैव ड्रॉप्ड, जो स्कूल ड्रॉप्ड है उनको भी कंसिडर किया जाता है। जो गवर्नमेंट स्कूल में उनको कंसिडर किया जाता है। प्राइवेट स्कूल में, रिलीजियस स्कूल में, कहीं भी हैं, सबको उनको क्या किया जाता है, कंसिडर किया जाता है। याद रखिएगा, असर में 2 चीज़ याद रखिएगा, ये ओनली एनुअल सर्वे है जो इन्फॉर्मेशन देता है चिल्ड्रन के लर्निंग आउटकम के लिए। दूसरी चीज़ ये हाउस होल्ड बेस्ड सर्वे है, स्कूल बेस्ड सर्वे नहीं है। दो चीज़ें आपको, ये कॉन्सेप्ट UPSC पूछेगा। UPSC आपको स्टेटमेंट दे देगा कि वो स्कूल बेस्ड सर्वे, आपको लगेगा कि चलो
चिल्ड्रन एनरोलमेंट चेक कर रहा है तो स्कूल बेस्ड ही होगा, लेकिन स्कूल बेस्ड नहीं है, हाउस होल्ड बेस्ड है। यूपीएससी ऐसे ही फंसाता है। बेंगलुरु स्टार्टअप टू गेट कंपनसेशन इन ऑफ $1.2 बिलियन फ्रॉम इसरो विंग रूल। तो इसरो की फॉर्मेशन 1969 में 15 अगस्त को हुई थी। ये मैं अपने आप से आपको बताता रहा हूँ। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु कर्नाटका में है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में आता है, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। इट्स विजन टू हार्नेस स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर नेशनल डेवलपमेंट एंड परसुइंग स्पेस साइंस रिसर्च एंड प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन। तो प्लानट के एक्सप्लोर करना है स्पेस साइंस में, और ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना है जिससे नेशनल डेवलपमेंट हो, उसके लिए वर्क करता है। डीआरडीओ जो है, डीआरडीओ और डिफेंस से रिलेटेड काम करता है। ये डेवलपमेंट की जो डेवलपमेंट से रिलेटेड इसरो के जो प्रोजेक्ट मतलब कि जो स्पेस से रिलेटेड प्रोजेक्ट है उन पे भी वर्क करता है। सो दैट इज द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव फर्दर। धारावी मॉडल, अभी ये एक्सप्लेन था स्टेट फाइनेंस को कोविड-19 ने कैसे किया है। तो इसमें मुझे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा नहीं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अगर आप पहले से न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं पता ही होगा आपको। ये धारावी मॉडल है, ये प्रीलिम्स में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये इसको आप मेंस के आंसर राइटिंग में कोट करते हैं। धारावी में हुआ क्या है कि धारावी में लोगों ने पब्लिक पार्टिसिपेशन से, एनजीओ के पार्टिसिपेशन, लोगों के पार्टिसिपेशन क्या किया है कि जो कोविड का इम्पैक्ट है उसको कम किया है। उसकी जो ट्रायल की स्पीड है उसको ज़्यादा की है। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उनकी टेस्टिंग कराई। जैसे सोसाइटी में लोग रह रहे हैं, किसी को लगा तो लोगों ने ले जाके उनकी टेस्टिंग करा दी, उनका प्रॉपर केयर रखा। वो लोग बाहर से आए, उनके लिए क्लैपिंग की, उनको मतलब कि उनको एनकरेज किया। जिन लोगों ने खुद से जाके टेस्ट कराया, जा करके किसी से कुछ छुपाया नहीं, उनको भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनके लिए क्लैपिंग की गई। तो दैट इज द थिंग। तो ये धारावी मॉडल हम कोट कर सकते हैं। अगर पूछता है कोविड-19 फैटलिटी के लिए क्या किया जाता है, सोशल फैक्टर मान लीजिए पूछ सकता है कि इसको टैकल करने के सोशल फैक्टर क्या हो सकते हैं, इसमें धारावी मॉडल आप कोट कर सकते हैं। यूपीएससी में पूछ सकता है धारावी मॉडल कहाँ से, सॉरी प्रीलिम्स में पूछ सकता है धारावी मॉडल कहाँ से रिलेटेड है। धारावी मुंबई में है, मुंबई से, महाराष्ट्र से ही रिलेटेड होगा। जैसे पोम्पियो स्लेम्स चाइना इनको विजिट टू श्रीलंका एंड मालदीव। तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम नहीं है। इसमें दो चीज़ें हम जान सकते हैं कि पोम्पियो जो है उन्होंने विजिट किया था श्रीलंका में, मालदीव्स में, और एक कंट्री में विजिट किया था। तो 3 कंट्रीज में इन्होंने विजिट किया था। अभी यूएस ने क्या किया है, यूएस ने मालदीव्स में अपना पहला यूएस एम्बेसी खोली है, पहली यूएस एम्बेसी खोली है। और श्रीलंका में विजिट किया। श्रीलंका के पास जो है उसका चाइना का डेप्ट है, और मालदीव्स के पास भी है। तो एक चीज़ याद रखिए, यूएस ने अपनी पहले मालदीव्स में पहली एम्बेसी यूएस ने सेट की है। दूसरी चीज़, यूएस ने कहा है कि चाइना लोगों को, देखो चाइना क्या करता है, चाइना पहले पैसे दे देता है। पैसे देने के बाद जब कोई कंट्री उसकी लोन की हो जाती है तो वो क्या कहता है, मतलब कि देखो चाइना जैसे मान लीजिए, लेट मी कन्फर्म यू, ये चाइना, ये है, ये मान लीजिए मालदीव, ठीक है। तो चाइना क्या करके यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलप करेगा, उसकी जो कॉस्ट होगी वो इसके ऊपर हो जाएगी डेप्ट। अब डेप्ट होगी, इसको चुकाना है। अब चुकाना नहीं है तो ये कहेगा कि हमारे अकॉर्डिंग काम करो, वरना हम आपकी टेरिटरी लेंगे, हम आपके ऊपर अटैक कर देंगे। तो ये ऐसा डेप्ट ट्रैप बनाता है चाइना, और ऐसा डेप्ट ट्रैप बना के चाइना फंसाता है। यूएस ने कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं इन सारी कंट्रीज़ के, और आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जो है उनके डेप्ट के लिए भी हम आपके लिए कुछ करेंगे, और आप चाइना की जो असर्टिव और अग्रेसिव जो उसकी पॉलिसी है उसके अगेंस्ट खड़े भी मत होइए, तो उसको और भी सपोर्ट मत कीजिए। दैट इज़ द थिंग। तो पोम्पियो जो आए थे उन्होंने वहाँ यहाँ भी विजिट किया था। कोविड क्राइसिस एंड क्लेरिकन कॉल टू एससीओ टू एक्सप्लोर ट्रेड अलायंस। तो इसमें संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है, तो इसकी कंट्रीज़ आपको जाननी ज़रूरी है। संघाई कॉरपोरेशन, और इसमें करंट 8 मेंबर हैं, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। इसमें याद रखिए कि म्यांमार नहीं है, नेपाल नहीं है, सारी चीज़ नहीं। क्या है इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि क्या कौन सी कंट्री नहीं है। तो अगर आपको पता चल जाएगा कि उसमें एक कंट्री नहीं है, मान लीजिए 4 कंट्री दे दिया, आपको पता चल गया 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 2 3 ऐसे दे रखा है, आपको पता है कौन सी कंट्री नहीं है, तो आप एलिमिनेट करके अच्छे से कर सकते हैं। याद रखिएगा म्यांमार, नेपाल, ये सारी कंट्री नहीं है, रसिया नहीं है, जापान वगैरह ये सारी चीज़ नहीं है संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। सो दैट इज़ द थिंग। नाउ आई थिंक वी वर लेफ्ट ओनली विद द एडिटोरियल पेज, तो हमें केवल एडिटोरियल पेज पढ़ना है। सो 1 सेकेंड,
Yes, so guys, in this editorial we will talk about excessive optimism or a pact with election bound US is premature। तो अभी क्या हुआ है कि इस एडिटोरियल में यूएस के इलेक्शन को और इंडिया से जो अभी बेका एग्रीमेंट साइन हुआ है उस पर रिलेशन दिखाया गया है, क्या इम्पैक्ट होगा इलेक्शन, क्या इम्पैक्ट होगा। तो आइए देखते हैं। इंडिया यूएस 2+2 मैकेनिज्म इन द प्राइमरी व्हीकल टू गिव मीनिंगफुल कंटेंट टू बायलैटरल कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो ये एक मीनिंगफुल कंटेंट है जिसके थ्रू हम ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप जो है उसको मीनिंगफुल कंटेंट दे सकते हैं। इट्स थर्ड मीटिंग इन दिल्ली। तो ये तीसरी मीटिंग दिल्ली में, इसके पहले वाशिंगटन में हुई थी और उसके पहले वाली भी दिल्ली में हुई थी। 3 2+2 डायलॉग हो चुके हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, द पोल इंडिकेट दैट जो बिडेन द डेमोक्रेटिक पार्टी कैंडिडेट इज वेल अहेड ऑफ देम। तो अभी जो एग्जिट पोल आते हैं, एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि जो बिडेन है वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से आगे चल रहे हैं, वो जीत भी सकते हैं। तो अब क्या हुआ है कि नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है उन्होंने सोचा कि इम्पॉर्टेंट है हम बेका को यहीं पे कंप्लीट कर लें, क्योंकि अगर बिडेन की गवर्नमेंट आती है तो उनकी चाइना काउंटरिंग पॉलिसी क्या होगी ये कोई नहीं जानता। दैट इज़ द थिंग एंड दिस इज हाउ द गवर्नमेंट सक्सेसफुल इन द फॉरेन स्ट्रेटेजी एंड फॉरेन थिंग्स। कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया कि उनको पता चल गया कि बिडेन जीत भी सकते हैं, इसके लिए बेका एग्रीमेंट जल्दी जल्दी में साइन किया गया, अभी साइन हो गया है। दैट्स अ वेरी गुड thing that had done by the government. So this is the thing. In India US ties, the leading outside consideration is China. India US ties में क्या हुआ था कि आउटसाइड कंट्रीज कंसिडरेशन जो है वो चाइना है। हियर अगेन देयर इज अ लिटिल अबाउट दैट द बिडेन प्रेसिडेंटी शुड दैट बी चॉइस ऑफ अमेरिकन पीपल would seek to ensure that China rise is not the cost of US global preeminence। तो ऐसा हो भी सकता है, मतलब ये कंफर्म नहीं है कि जो बिडेन है वो भी चाइना को ऐसा समझे कि चाइना की राइज जो है वो यूएस के ग्लोबल प्रीएमिनेंस के लिए है, के लिए एक कॉस्टली होगी। वो हो सकता है वो ऐसा ना भी सोचे। ऐसा अगर नहीं सोचेंगे तो यूएस और इंडिया का रिलेशन मैं ये नहीं कह रहा कि ख़राब होगा, लेकिन ऐसा भी इतने भी स्ट्रांग होने की वो नहीं है। इलेक्शन टाइम पे 2+2 डायलॉग हो, दैट्स नॉट गोइंग टू बी हैपन अगेन इफ बिडेन कंसिडर दैट चाइना राइज इज अ कॉस्ट टू यूएस ग्लोबल प्रीएमिनेंस। ठीक है। इंडिया वेस्ट टाइज इन द फ्रेमवर्क ऑफ द पार्टनरशिप नॉट एन अलायंस। तो इंडिया अभी ये एक नई थिंग हुई है कि इंडिया यूएस की जो टाइज है वो अलायंस के थ्रू नहीं हुई है, वो एक पार्टनरशिप की तरह हुई। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था केवड़ा में वो न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए, तो एक क्या कहते हैं, एक जो है वहाँ की कॉरपोरेशन है, एक इंडिया की कॉरपोरेशन है, तो दोनों मिल करके करेंगे तो पार्टनरशिप टाइप का मॉडल हो गया। अलायंस में क्या होता है, एक बड़ी पावर होती है, एक छोटी पावर होती है। जो छोटी पावर होती है उसको ज़्यादा कॉस्ट पे करनी होती है, लेकिन यहाँ पे बराबर का काम हो रहा है, मीन्स पार्टनरशिप वाला काम हो रहा है। दिस इज द बिग थिंग फॉर इंडिया कि इंडिया एक यूएस जैसे कंट्री के साथ पार्टनरशिप कर रही है, तो दैट इज़ द थिंग। और इसी की वजह से चाइना थ्रेटन है। The former may not be based on opposition to an outside element, the later almost always, that is alliance also demand a much higher price। तो अभी मैं अलायंस के बारे में जो बता रहा था कि पार्टनरशिप हायर डिमांड नहीं मानती है, दोनों बराबर होते हैं। अलायंस में क्या होता है कि जो पार्टी कमज़ोर होती है उसको ज़्यादा प्राइस पे करनी पड़ती है। What would be the nature and content of India's partnership would be Britain expression China। तो अभी एक क्वेश्चन मार्क ही बना हुआ है कि अगर बिडेन आते हैं तो चाइना को काउंटर करने के लिए उनकी क्या स्ट्रेटेजी होगी। नेचुरली नॉट मच वुड बी नोन द पब्लिक डोमेन ऑफ व्हाट द यूएस रियली शेयरिंग विद द इंडियन डिफेंस फोर्स। तो अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि यूएस क्या शेयर करेगा बेका एग्रीमेंट के थ्रू इंडिया की फोर्सेस को एंड इंटेलिजेंस एजेंसी को। बट इंडिया ट्रेडिशन जो रिलाइंग ऑन इट्स ओन स्ट्रेंथ इन मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो इंडिया के पहले से ट्रेडिशन रहा है कि इंडिया खुद पे रिलाई करता है। इंडिया ने चाइना से वॉर की, इंडिया ने पाकिस्तान से वॉर की, इंडिया खुद पे रिलाई करता है, इंडिया का ट्रेडिशन रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बाहर की इनपुट प्रोवाइड होंगी तभी इंडिया सिक्योर रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया खुद भी रिलाई करता है, ऐसा ऑथर कह रहे हैं। इंटरनेशनल नॉर्म इन इंडो पैसिफिक रीजन द 2+2 डज नॉट नेम चाइना बट इट थ्रस्ट इज क्लियर।
तो अभी ऐसा हुआ कि इंडो पैसिफिक में चाइना को काउंटर करने के ही नाम लिया नहीं गया है, लेकिन चाइना का अग्रेशन उस पर हो सकता है। द क्वाड इज बेस्ड ऑन कॉमनली ऑफ कंसर्न ऑन अकाउंट ऑफ चाइना एक्शन। तो क्वाड जो बना था वो टोटली चाइना को काउंटर करने के लिए बना था, लेकिन अगर ब्रिटेन की गवर्नमेंट आती है और वो चाइना को काउंटर करने की कोई नई पॉलिसी लेके आती है तो क्वाड भी वीकन हो सकता है। इंडिया हैज़ टू चेंज द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एंड कमर्शियल टाइज विद चाइना। तो इंडिया को चाहिए कि इकोनॉमिक और कमर्शियल टाइज चाइना के साथ चेंज करना, जैसे कि API इंडिया बनाना, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और वहाँ की जो भी चीज़ें हैं वो इंडिया पे मैन्युफैक्चर करना। हमें चाइना के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि चाइना कब ये सब बंद कर दे कोई पता नहीं है। इंडियाज इंटरेस्ट रिगार्डिंग चाइनीज ट्रेड प्रैक्टिस। तो इंडिया को चाहिए कि इंडिया US के साथ टाइज करे रिगार्डिंग ट्रेड प्रैक्टिसेस। US से वो टाई अप करे, वहाँ से टेक्नोलॉजी लेके आए। बायलैटरल पार्टनरशिप की ज़रूरत हमें हेल्थ में है, एजुकेशन में है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सारी चीज़ों में हमें करनी है। शॉर्ट टर्म के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें अभी शॉर्ट टर्म के लिए यही करना चाहिए कि हमें इक्विपमेंट एक्वायर करनी चाहिए। हमें डिफेंस की जो इक्विपमेंट है, उनको वेपन है, उनको परचेज करना चाहिए, जिससे कि हम अपने आप को सेव कर सकें। तो दैट वाज द आर्टिकल विवेक कर्जू जी ने लिखा है, बहुत अच्छा लिखते हैं। अनदर ब्रेक इन द वॉल, कन्फर्मिटी एंड इनक्वलिटी आर वेयर्ड इनटू द एजुकेशन सिस्टम। तो इन्होंने कहा है दिशा नवानी जी ने कि इनक्वलिटी है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। बहुत ही प्यारा आर्टिकल है, आपको इसको समझने की ज़रूरत है कि इसमें इन्होंने कहा क्या है। तो ज़्यादा पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन एक ओवरऑल व्यू मिलेगा एजुकेशन सिस्टम पे। आप अगर आप इसको कोट करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। व्हाट इज एक्चुअली फ्राइटनिंग हैज़ नाउ टर्न इनटू अ जोक। इट इज़ प्रोबेबली ईजियर टू गेन एंट्री इनटू हेवन देन एडमिशन इनटू अ प्रेस्टिजियस दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज। तो इन्होंने क्या कहा है कि स्वर्ग में जो है एंट्री लेना आसान है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में एडमिशन लेना वो बहुत ही मुश्किल है। मतलब स्वर्ग में जाने से ज़्यादा मुश्किल है। लेडी श्री राम इज़ अ पॉपुलर वुमेन कॉलेज इन न्यू दिल्ली। तो लेडी श्री राम दिल्ली का पॉपुलर इंडियन कॉलेज है। दिस ईयर अनाउंस ए कट ऑफ 100%। तो 100% कट ऑफ गई, जिनका 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स है उनको एडमिशन मिल रहा है। अब इसमें इन्होंने क्या कहा है, इट इज़ पॉसिबल टू गेट सच स्कोर। क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऐसा स्कोर मिल सके। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। व्हेन आई वाज इन द 10th क्लास 12th क्लास, हमारे में क्या होता था कि अगर आपने, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए मैथ का क्वेश्चन पेपर है, अगर उसमें कुछ थ्योरेटिकल आ गया किसी भी चीज़ के बारे में, मान लीजिए कि ज्योमेट्री में कुछ थ्योरेटिकल टाइप का आ गया है, और ज्योमेट्री में थ्योरेटिकल टाइप का वो 10 ही नंबर का है और 40 नंबर की न्यूमेरिकल्स हैं। तो अगर आप न्यूमेरिकल आपने सारे सही किए हैं तो आपको 40 नंबर मिल जाते थे, लेकिन जो थ्योरेटिकल पार्ट होता था उसमें आपके हैंड राइटिंग के कुछ नंबर कट जाते थे। तो हाउ इज इट पॉसिबल टू गेट 100 आउट ऑफ 100। तो 100 में 100 नंबर लाना, दैट्स नॉट अप टू द मार्क। और हम ये भी नहीं कह सकते बहुत अच्छा मार्किंग सिस्टम है, क्योंकि 100 में 100 कोई आदमी ला रहा है, एंड दे आर नॉट कॉम्पिटेंट इन द कॉमर्शियल वर्ल्ड। सो दैट इज अ थिंग। सो नाउ ऑथर क्या कहती हैं, इट लेड टू क्वेश्चन लाइक इट इज पॉसिबल टू गेट सच स्कोर, इट इज इवन डिजायरेबल टू न्यूमेरिकली क्वांटिफाई लर्निंग इन दिस मैटर, इट इज वन ऑफ द। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं इन अ वन करेक्ट आंसर फॉर्मेट, व्हाट इज द स्कोप ऑफ वैल्यूएटिंग डाइवर्स रिस्पॉन्स और पर्सपेक्टिव। तो इन्होंने कहा है कि एक करेक्ट आंसर के फॉर्मेट के ऊपर, जैसे मान लीजिए एक मॉडल आंसर आ गया, उसके ऊपर आप डिफरेंट लोगों के डिफरेंट में पर्सपेक्टिव को कैसे जज कर सकते हैं, कैसे किसी को 100 नंबर दे सकते हैं, कैसे किसी को कम नंबर दिया सकता है। हु आर दीज स्टूडेंट एंड वेयर दे डू कम फ्रॉम। ये स्टूडेंट कहाँ से और कहाँ से आते हैं। आर दीज मार्क ए फेयर इंडिकेटर इन वन एबिलिटी। क्या किसी की एबिलिटी का फेयर इंडिकेटर है, अच्छा इंडिकेटर है। आर दीज मार्क्स ए फेयर इंडिकेटर हाउ डू दे गॉज कॉम्पिटेंस और एप्टीट्यूड ऑफ अ स्टूडेंट टू स्टडी इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन अ स्पेसिफिक कॉलेज। व्हाट इज द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन इन द स्केलेटिंग एग्जाम स्कोर। तो इंस्टीट्यूशन का क्या रोल है, स्पेलिंग इन्होंने इंस्टीट्यूशन की गलत लिखी है, एस्केलेटिंग। तो अब इसमें क्या है, रादर देन सीकिंग आंसर टू दीज क्वेश्चन, इन्होंने कहा कि इस आंसर को छोड़ दीजिए। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट द बोर्ड एग्जाम ब्रिंग टुगेदर स्टूडेंट बिलोंगिंग टू डाइवर्स फैमिली बैकग्राउंड। तो इसमें इन्होंने क्या कहा है, बहुत अच्छा एडिटोरियल है। इन्होंने कहा है कि बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट एजुकेशनल, डिफरेंट इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड के लोगों को एक साथ लेके आता है, विद यूनिक सोशल एंड कल्चरल कैपिटल एंड दो स्टडिंग इन स्टार्कली डिफरेंट स्कूल इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, क्वालिटी ऑफ टीचिंग एक्सेट्रा।
तो वो लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, क्वालिटी ऑफ टीचिंग अलग होती है, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड अलग होता है, रिसोर्सेज उन पे अलग होते हैं। ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, एक ही प्लेटफॉर्म, मतलब एक बोर्ड एग्जाम हो रहा है, उसमें बहुत अमीर बच्चे आ रहे हैं जिनके पास बहुत सारी रिसोर्सेस है, बहुत सारा सपोर्ट है, अच्छे टीचर्स हैं, अच्छी सारी चीज़ें हैं, एग्जाम में मार्क्स कैसे फेच करें, वो ट्यूशन्स ले रहे हैं, सारी चीज़ ले रहे हैं। एक तरफ दूसरा एक बच्चा खड़ा है जिसके पास पैसे नहीं है, रिसोर्सेज की कमी है, एक ही बुक से पढ़ रहा है, अच्छे कॉलेज में अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ रहा है, अच्छे टीचर्स नहीं है, तो ये एक इनइक्वलिटी प्रोवाइड करता है। अब इन्होंने कहा है इग्नोरिंग फंडामेंटल डिफरेंसेस अमंग स्टूडेंट इज अ टर्म ऑफ देयर सोशल location. It trusts everyone, unfortunately, giving a false impression of impartiality, thereby legitimizing both success and failure, while in individualizing structural dimension. तभी structural dimension की बात हो रही है। तो इसमें क्या है कि अभी इन्होंने वही हाईलाइट किया है कि भाई सपोज एक ये लड़का है, इसके पापा सपोज लीजिए IAS ऑफिसर है, ठीक है। एक ये लड़का है, इसके पापा है फॉर्मर। अब इसके पास जो रिसोर्सेज होंगे, इसके पास जो रिसोर्सेज होंगे, इन दो रिसोर्सेज में डिफरेंस होगा। इसके पास कम पैसे होंगे, कम बुक होगी, लैपटॉप नहीं होगा, फ़ोन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसके पास लैपटॉप होगा, अच्छे टीचर होंगे, अच्छा स्कूल होगा, अच्छा सब कुछ होगा, अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो ये सारी चीज़ें होंगी। दैट इज़ द थिंग। अभी इसमें क्या है कि इसी के बेस पे ऑथर ने कहा है कि मान लीजिए एक आदमी है, उसको अच्छे रिसोर्सेज मिल रहे हैं, तो वो तो क्या करेगा, वो तो अच्छा मार्क्स ला लेगा, 100 नंबर ला लेगा। लेकिन जिसके पास रिसोर्सेज कम है वो 100 नंबर कहाँ से लाएगा? सो दिस इज अ सिचुएशन दैट प्रोवाइडिंग ए बेस फॉर द इनइक्वालिटी अमंग द स्टूडेंट। और मार्क्स जो लोग फेच करते हैं, दैट्स नॉट अ मेजरमेंट ऑफ द टैलेंट और द स्किल ऑफ द पीपल। बोर्ड एग्जाम मार्क्स आर यूज टू एलिमिनेट सम स्टूडेंट फ्रॉम असेसिंग सर्टेन एजुकेशन। तो बोर्ड एग्जाम के जो मार्क्स थे उनका असेसमेंट, उनका यूज पहले कहाँ किया जाता था? उनका यूज किया जाता था कि जैसे मान लीजिए IAS का एग्जामिनेशन है, इसमें आपको 55% पाना नेसेसरी है, ठीक है, उसमें ग्रेजुएशन में, ठीक है। और मान लीजिए 10th के बाद आप ITI करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी 50% आपको चाहिए। 12th के बाद आप SSC का 10+2 एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसके लिए आपको आई थिंक 55% चाहिए। तो ये जो मार्क्स थे, ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था कि इससे कम वाले बच्चे इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अब क्या है, अब कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देंगे? क्योंकि 100% कट ऑफ जा रही है। जिस बच्चे का 99% आया है, उसको लेडी श्री राम कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है। तो आप कैसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं? इनइक्वालिटी ही तो है कि अमीर के बच्चे जो हैं उन लोग को एक प्रॉपर स्टेज मिल रहा है जिसके थ्रू वो अच्छे मार्क्स फेच कर पा रहे हैं और उनको एडमिशन मिल जा रहा है। और जो गरीब हैं उनको, गरीब की बात ही छोड़िए, 99% बच्चा जो पा रहा है, मैं मान रहा हूँ बहुत अमीर होगा, 99.5% पा रहा है, उसको एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, वो क्या करेगा? कहीं लोकल कॉलेज में आके एडमिशन लेगा। उसको प्रॉपर उसकी स्किल के यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, उसके टैलेंट के यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को देखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन यही है कि जब वाइन और रुपए पे लोग वोट देंगे तो यही होगा। इट कैन बी सेफली अज्यूम दैट मोस्ट हाई स्कोरर आर फ्रॉम फैमिली इक्विप्ड विद सोशल एंड कल्चरल कैपिटल। तो ऐसा एज्यूम किया जाता है कि जो भी हाई स्कोर जिनका मिलता है, उनकी जो सोसाइटी होती है वो हायर सोसाइटी होती है, कल्चरल कैपिटल उनका ज़्यादा होता है, उनके पास मनी ज़्यादा होती है, और हाईली मोटिवेटेड और प्रोएक्टिवली सपोर्टेड, तो उनको प्रोएक्टिवली सपोर्ट मिलता है, हाईली मोटिवेटेड होते हैं। मोस्ट ऑफ देम स्टडी इन स्कूल विद गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, वो अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के स्कूल में पढ़ते हैं। एंड क्वालिफाइड टीचर हु आर रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्क्स इन दिस एग्जाम, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दे हैव एक्वायर्ड द स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग एंड राइटिंग एग्जाम्स। तो जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं, अच्छे स्कूल्स में जा रहे हैं, उनको पता होता है कि एग्जाम्स में मार्क्स कैसे फेच करना है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें उनको पता होती हैं, जो कि जिससे वो मार्क फेच कर लेते हैं। लेकिन इसके थ्रू हमें नहीं कह सकते कि वो बहुत ही टैलेंटेड है और एकेडमिकली बहुत ही ब्रिलियंट है ना। ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो आप कोट कर सकते हैं। इवन द यूपी बोर्ड टॉपर दिस ईयर, यूपी बोर्ड का टॉपर था आपकी बार, विद द स्कोर ऑफ हाई एट 97%,
तो अब की बार यूपी बोर्ड का जो टॉपर था वो 97% था। विल नॉट बी कंसिडर एलिजिबल फॉर लेडी श्री राम कॉलेज। तो आप देख रहे हैं कि यूपी बोर्ड का जो टॉपर है उसके 97% है, उसको लेडी श्री राम कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी स्टेट का टॉपर उसको भी एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, तो क्या क्राइटेरिया होगी। सो दैट इज द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड आवर एजुकेशन सिस्टम। ये यूपी वाला जो एग्जाम्पल है आप कोड जरूर कीजिएगा कि कोड क्या है। अब आप इसके लिए इसको कंक्लूजन में भी ऐड कर सकते हैं। 97% पा करके जो एक स्टेट का टॉपर उसको भी एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए या तो हमें अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए स्टेट्स को कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के टाइप के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ बनाएं यूपी में, या तो फिर या तो उसका सिस्टम चेंज होना चाहिए, उसमें कुछ और चीज़ें ऐड करनी चाहिए जिससे कि लोग कितने ब्रिलियंट हैं, उनकी स्किल क्या है, उनका टैलेंट क्या है, वो भी पता चले। सो दैट इज़ द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो गाइज आई थिंक वी हैव डन विद दिस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ गुड डे। एंड अगर आप कोई सजेशन है तो आप नीचे दे सकते हैं, कुछ पूछना है तो आपको मैसेज कर सकते हैं किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, यूपीएससी पीसीएस के रिगार्डिंग कोई भी आपकी क्वेरी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।